हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ यूजीसी नेट का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पीपीसी इकोनॉमिक्स। ऐसे यूजीसी नेट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन उस एग्ज़ाम के लिए छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीपीसी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और इसमें हम जानेंगे पीपीसी कर्व के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और हम लोग इसमें देखेंगे पीपीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीसी? पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये सारे पीपीसी के नाम हैं। तो ये नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को बताने वाला कर्व, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीपीसी। As you know that the resources are limited in our country, और on you can say that अर्थ पे भी हम लोग लिमिटेड रिसोर्स के ही साथ रह रहे हैं। तो उस रिसोर्स को कैसे हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं? तो पीपीसी कर्व हम लोग को ये बताता है कि जो भी रिसोर्स गिवन है, रिसोर्स उसको हमने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है, तो उससे मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन हम लोग कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं वो गिवन रिसोर्स को यूज करते हुए। सो पीपीसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं इट शोज द डिफरेंस it shows the different combination of goods with given resources and technology. It shows means curve. PPC shows the different combination of goods with given resource and technology. मीन्स जो हमारे पास रिसोर्स है और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए कि कौन सा मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा वो पीपीसी कर्व के द्वारा दिखाया जा सकता है। सो इट इज, ये जो है assumption बेस्ड थ्योरी है। पीपीसी इज assumption based। इसके assumption क्या है? फर्स्ट, resources are limited, पहला assumption है। दूसरा assumption है resources are fully
यूटिलाइज्ड, और तीसरा है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। मीन्स ये तीन एजम्पशन बेस्ड है, ये सॉरी it assumption based। ये तीन एजम्पशन पे आधारित है पीपीसी। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो भी रिसोर्स हमारे पास है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, उसको हमने मैक्सिमम लेवल तक यूज कर लिया, जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज कर लिया। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, वो मतलब कांस्टेंट है। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसको शेड्यूल के हेल्प से देखेंगे कि पीपीसी जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बारे में। शेड्यूल से हम लोग पीपीसी कर्व को समझेंगे। पहले यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखते हैं। कॉम्बिनेशन, पहला हमारा गुड क्या है, वीट। दूसरा क्या है, कॉटन। कॉम्बिनेशन ए में हमने सारे के सारे रिसोर्स को किस पे यूज कर दिया, वीट पे यूज कर दिया, तो हमारे लिए कॉटन के लिए कुछ नहीं बचा। कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन बी में हमने कुछ रिसोर्सेज वीट से लेकर के कॉटन पे शिफ्ट किए, तो यानी कि यहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ और यहाँ पे गेन हुआ। कॉम्बिनेशन सी, यहाँ पे हमने फिर कुछ सेक्रीफाइस किया और यहाँ पे गेन किया। डी, यहाँ पे फिर हमने कुछ सेक्रीफाइस किया और यहाँ पे गेन किया। यानी कि ये कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4 एंड कॉम्बिनेशन 5। इस तरह से हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन हो गया वीट और कॉटन को लेकर के। यहाँ पे एक जगह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जा रहा है और यहाँ पे हम लोग गेन कर रहे हैं, और इसी ये तो हुआ शेड्यूल। अब हम देखेंगे कि इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे समझा जा सकता है। ये है OX और ये है OY। OX पे हमने किसको लिया है, कॉटन को, और OY पे हमने वीट को लिया। पीपीसी कर्व कुछ ऐसा होता है। ये हुआ A B C D E F G and H। आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ इसका स्लोप है। तो ये देखने से आपको लग रहा है कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट की तरफ ये डाउनवर्ड इसका स्लोप है।
और दूसरा द सेकेंड फीचर इज ये कॉन्केव टू द ओरिजिन है। क्या है? कॉन्केव। पहला फीचर है इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और दूसरा फीचर है कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका दो इंपॉर्टेंट फीचर है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरा फीचर है कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इससे ये क्या है? कनकेव है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो पीपीसी कर्व है आखिर ये कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसलिए होता है क्योंकि हम एक जगह गेन कर रहे हैं और एक जगह सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरी जगह हम गेन कर रहे हैं। और कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों होता है? ड्यू टू MOC एंड और MOC को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के कारण ये क्या होता है? डाउनवर्ड कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया 20 का, तो यहाँ पे गेन कितना हुआ? 10 का। इससे पहले आपको एक बात हम और बता दें कि MOC कैसे निकाला जाता है। मान लिया ये MOC है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MRT marginal rate of transformation। अब इसका फॉर्मूला क्या है? MOC को कैसे निकाला जाता है? MOC को हम निकालते हैं, MOC बोलिए या MRT बोलिए। इसको निकालते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x मीन्स डेल्टा y। डेल्टा y पे हम लोगों ने क्या देखा है? डेल्टा y पे हम लोग देख रहे हैं कि सेक्रीफाइस हो रहा है, तो इसका sacrificing unit by gaining unit। sacrificing unit by gaining unit। sacrificing यानी कि वीट जो कि हम लोग OY पे दिखाया है और कॉटन को हमने OX पे दिखाया है। तो डेल्टा, यू नो दैट द सिंबल डेल्टा इज यूज फॉर चेंज इन इकोनॉमिक्स। डेल्टा को किस लिए यूज किया जाता है? चेंज इन इकोनॉमिक्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है? 20 का, और गेन कितना हो रहा है? यहाँ पर 10 का। तो यहाँ पे हो गया ये MOC इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं MOC is equal to 20 by 10 equal to
सॉरी 10/10 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ कितने का चेंज हो रहा है, ये 10 का चेंज था, सॉरी। यहाँ से यहाँ कितने का चेंज हो रहा है 20, और यहाँ से यहाँ कितने का चेंज है 10। फिर MOC इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग यूनिट, यानी कि 90 से 70 तक सेक्रीफाइसिंग यूनिट कितना है 20, और गेन कितना का हो रहा है 10 से 20, यानी कि 10 यूनिट्स का गेन हो रहा है। तो ये MOC जो है वो 2 के बराबर हो गया। फिर 70 to 40 कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है 30 का, यानी कि सेक्रीफाइसिंग यूनिट इज 30 और गेनिंग यूनिट जो है वो अगेन 10 है। तो ये हो गया MOC इज इक्वल टू 3। फिर 40 to 0 यहाँ पे कितना का सेक्रीफाइस हो रहा है 40 का, और गेन कितना का हो रहा है 10 का, इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से देख रहे हैं कि MOC जो है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज करते चला जा रहा है। तो इससे ये बात पता चलता है कि when MOC is increasing then the production possibility curve will be concave to the point of origin। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4। तो PPC कर्व क्या होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। MOC जब डिक्रीज करेगा तो PPC कर्व इंक्रीज करेगा, ठीक है। MOC जब कांस्टेंट होगा PPC क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ये हो गया। तो ये सबको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है कि अनअटेनेबल और अटेनेबल पॉइंट्स इसमें क्या होते हैं। पीपीसी कर्व पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको अचीव किया जा सकता है और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको अचीव नहीं किया जा सकता है। जैसे फिर से हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G और H। इस पीपीसी कर्व पे जो भी पॉइंट है, जैसे A,
B C D E F G H, ये जितने भी पॉइंट हैं दैट इज, इसको क्या बोलेंगे, अटेनेबल पॉइंट बोलेंगे, अटेनेबल पॉइंट्स। अटेनेबल पॉइंट्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये यहाँ पे जो गिवन रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी ये फुल्ली यूटिलाइज है, और यहाँ पे जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर मान लिया ये पॉइंट है, पॉइंट P Q, ये दो पॉइंट हैं जो कि पीपीसी कर्व के अंदर है। तो पीपीसी कर्व के अंदर वाले ये पॉइंट को क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी जो है, ये पूरी तरह से इसको यूटिलाइज नहीं किया गया है क्योंकि ये पीपीसी कर्व के नीचे है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करें, स्किल को यूज़ करें, तो हम लोग ये P और Q पॉइंट से हम लोग ABCDEFGH तक पहुँच सकते हैं। दूसरा, अगर मान लिया ये पॉइंट है R एंड S जो कि पीपीसी के ऊपर है, अगर तो इसको क्या बोलते हैं, R और S जो है वो अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं जिनको कि अचीव नहीं किया जा सकता है। अगर इनको अचीव करना है तो हमें अपने नए रिसोर्सेज को इन्वेंट करना होगा और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। उसके रिवर्स में यहाँ पे P एंड Q को हम लोग को कुछ और टेक्नोलॉजी को लगाते हुए इसको फुल्ली यूटिलाइज करना है। मीन्स जो टेक्नोलॉजी गिवन है या रिसोर्सेज है हमारे पास, उसको हमने पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो ये PQ जो पीपीसी कर्व के लेफ्ट साइड है और RS जो है दैट इज अनअटेनेबल पॉइंट्स जिनको अचीव नहीं किया जा सकता है। तो अब आप लोगों ने ये देख लिया कि अनअटेनेबल और अटेनेबल पॉइंट्स किसको कहते हैं। अब हम देखेंगे पीपीसी में रोटेशन और शिफ्ट किसको बोला जाता है। पीपीसी में एक होता है शिफ्ट और दूसरा होता है रोटेशन। शिफ्ट एंड रोटेशन, मान लिया रोटेशन और शिफ्ट के लिए हमने फिर से दोबारा X और ये Y, पॉइंट। ठीक है, ये किधर शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है और ये जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। मान लिया इसको हमने नाम दिया W और ये C, C1
C0, W0, W1। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे शिफ्ट ऑफ द पीपीसी फ्रॉम CW टू C1 W1 और शिफ्ट ऑफ पीपीसी टू द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम CW टू C0 W0। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हो रहा है? जब मान लिया कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ जिससे हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, है ना, या रिसोर्सेज जो हैं वो डैमेज हो गए, तो पीपीसी कर्व हमारा क्या होगा? फुल लेफ्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ चला आएगा। ये कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमारे इकोनॉमी में नए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ तो पीपीसी क्या होगा? वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। दैट इज ये जो है दिस ग्राफ shows the shift in PPC। ये जो है वो PPC में शिफ्ट दिखा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज रोटेशन। रोटेशन किसको बोलते हैं? मान लिया दो गुड्स हैं, W ये C। W1, W2, W0। मान लिया इसमें क्या है कि C जो है उसके टेक्नोलॉजी में कोई तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन W के टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। तो अगर चेंज हुआ तो अगर अच्छा चेंज हुआ, वो मीन्स टेक्नोलॉजी जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई या नए रिसोर्सेज का इन्वेंशन हुआ, तो W1 से ये कहाँ शिफ्ट कर गया? W2 की तरफ। और अगर रिसोर्स जो है डिग्रेड हुए तो वो W1 से कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? W0 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द रोटेशन। रोटेशन इन पीपीसी। दिस graph shows the rotation in PPC। वैसे ही हम लोग C के भी केस में देख लेते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे W है, C1, C2, C1 and C0। ये y एक्सिस है, ये x। अब इसमें देख लिए कि बीट के टेक्नोलॉजी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, बट C के टेक्नोलॉजी में अगर टेक्नोलॉजी अगर बढ़ती है और अच्छी बेहतर हो जाती है तो C1 से कहाँ चल जाएगा? C2 की तरफ। अगर वो डिग्रेड होती है तो C1 से वो C0 की तरफ। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ? ये भी रोटेशन इन पीपीसी। तो इस तरह से आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आई होप दैट यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द assumption ऑफ एंड फीचर्स ऑफ पीपीसी कर्व। आप लोगों ने अच्छे तरह से समझ लिया होगा कि पीपीसी कर्व क्या होता है। सो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आऊँगी आप लोग के लिए एक कुछ नया और इजी आसान बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के, जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन करना है या प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट मी in the comment box. So thank you.